गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। हिस्ट्री क्लासेस बाय कमलेश कुमार। ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। हम क्लास 10+2 का सेकंड चैप्टर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको पढ़ रहे हैं। राजा, किसान और नगर, जिसे मैंने पहले भी बताया था कि जो मनजीत सिंह सोढ़ी की बुक है उसमें आर्थिक और राजनीतिक इतिहास नाम से ये चैप्टर उस बुक में लिया गया है। अभी तक इस चैप्टर में हमने जो विषय पढ़े उसमें महाजनपद काल, नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना और बिंदुसार, इनके बारे में डिटेल में पढ़ लिया है तथा इन सभी टॉपिक्स से जितने भी ज़रूरी जो प्रश्न है जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है वो हमने सारे कर लिए हैं। नोट्स भी उसके मैंने आप लोगों को भेजे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी कॉपी पे वो लिखे होंगे ताकि एग्ज़ामिनेशन में आप लोगों के काम आए। आज का जो हमारा टॉपिक है पहला, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक, अशोक के बारे में। अशोक जो मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक था, लेकिन अशोक की तुलना न केवल मौर्य साम्राज्य के महान शासक बल्कि भारत के महान शासकों में से एक की जाती है, जबकि इतिहासकार मानते हैं कि अशोक विश्व के जो महान शासक है उनमें से एक था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अशोक का जन्म कब हुआ था। उसके जन्म के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन मैक्सिमम जो इतिहासकार हैं वो 304 ईस्वी पूर्व में अशोक का जन्म मानते हैं। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, जबकि बिंदुसार का पुत्र था। अशोक को विभिन्न नामों से जाना लग जाता है, लेकिन अशोक का जो पूरा नाम था वो देवनाप्रिय नाम कहा गया, राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय। तो उसका जो शासनकाल रहा है मौर्य साम्राज्य में वो 269 ईस्वी से 232 ईस्वी पूर्व माना जाता है। हालांकि बिंदुसार की मृत्यु 272 ईस्वी पूर्व में हुई थी, लेकिन अशोक 269 ईस्वी पूर्व में सिंहासन पर बैठा क्योंकि उसके भाई और उसके बीच काफ़ी लंबे समय तक राज्य के लिए संघर्ष चलता रहा। अशोक को मौर्य साम्राज्य का चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है और उसका जो साम्राज्य था वो बहुत विशाल था। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य से उसे विरासत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य प्राप्त हुआ था, लेकिन फिर भी अशोक ने अपने जीवन में एक युद्ध लड़ा जिसे कलिंग का युद्ध कहा जाता है, जिसके बाद दक्षिण भारत में भी मौर्य साम्राज्य का प्रसार हुआ। मौर्य साम्राज्य अशोक के शासनकाल में उत्तर में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक और दक्षिण तथा मैसूर तक फैला हुआ था, अगर हम बात करें दक्षिण में, तथा पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफ़गानिस्तान और ईरान तक पहुंच गया था। क्योंकि आप लोगों ने पहले जो चैप्टर है, इसी चैप्टर में जो पहले हमारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कधार, हेरात और बलूचिस्तान के 4 प्रांत प्राप्त हुए थे सेल्यूकस से, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ था। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य आज के जो देश है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें काबुल और कंधार थे, इसके अलावा नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और बर्मा, म्यांमार के बहुत बड़े भूभाग पर उसका अधिकार था। तो बहुत एक विस्तृत और बहुत बड़ा साम्राज्य था जिस पे अशोक शासन करता था, जिसके कारण उसे भारत का महान शासक भी कहा जाता है। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट। और अशोक की अगर बात करें तो उसे भारत के इतिहास में एक महान शासक के तौर पर माना जाता है। अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा इसमें है वो है कलिंग युद्ध। अब प्रश्न एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछा जाता है कि अशोक के जीवन पर कलिंग युद्ध के क्या प्रभाव पड़े, वर्णन करो। 5 नंबर का प्रश्न ये एग्जामिनेशन में आता है। अशोक ने अपने जीवन का जो अंतिम युद्ध लड़ा वो कलिंग का युद्ध था। एक राजा के तौर पर जब 269 ईस्वी पूर्व में वो राजा बना, उसके बाद अशोक का ये पहला और अंतिम युद्ध साबित हुआ, क्योंकि
एक गवर्नर के तौर पर तो अशोक ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, लेकिन एक राजा के तौर पर अशोक का ये पहला युद्ध था कलिंग, जो कि दक्षिण भारत में एक राज्य था, अ, जिसके बारे में जानकारी अशोक के 13वें अभिलेख में मिलती है, जिसके अनुसार राज्याभिषेक, जब उसने राज्याभिषेक उसका हुआ तो उसके 8वें वर्ष, मतलब कि 261 ईस्वी पूर्व में एक युद्ध लड़ा गया जिसे कलिंग का युद्ध कहा जाता है। 262 और 261 ईस्वी पूर्व के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद जो मौर्य साम्राज्य का प्रसार था वो बहुत बढ़ गया था। इस जो मैप यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है एक साइड को, उसमें आप देख सकते हो कि कलिंग, ये चंद्रगुप्त मौर्य का काल था, जिसमें कि दक्षिण भारत में कलिंग प्रांत जो था वो उसमें शामिल नहीं था। लेकिन आप दूसरा मैप देखेंगे अशोक के साम्राज्य में, तो उसमें कलिंग का प्रांत जो है वो अशोक के साम्राज्य में दिखाया गया है, क्योंकि कलिंग युद्ध में अशोक की विजय हुई थी। लेकिन इस युद्ध के उसके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़े। अगर हम बात करें इस युद्ध के कारणों की, तो युद्ध के क्या कारण थे? सबसे पहले कलिंग पर विजय प्राप्त कर अशोक अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा, सामरिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत था, क्योंकि दक्षिण भारत को जाने वाले मार्ग कलिंग से होकर जाते थे और दक्षिण पूर्वी देशों के साथ भी जो है संबंध स्थापित हो सकते, जिसके कारण कि अशोक ने निर्णय लिया कि वो कलिंग के साथ युद्ध लड़ेगा। लेकिन यह युद्ध जो है, कलिंग का जो युद्ध था, वो अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध में जब उसने चारों तरफ लाशें ही लाशें देखी, खून की नदियाँ बह गई। खून की नदियाँ बहने का मतलब एक दो आया, ऐसा नहीं कि नदियाँ चल पड़ी तो खून की नदी का मतलब कि बहुत सारे लोग इस युद्ध में मारे गए। और अशोक ने जब बच्चों को अपने माता पिता के लिए वो रोते हुए देखा, और जो माएँ थी उनको अपने बच्चों के लिए, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसको लगा कि इन सभी मौतों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसी के साथ उसने निर्णय लेके वो हमेशा के लिए युद्ध का त्याग कर देगा। तो कलिंग युद्ध के अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े, ये हम करने जा रहे हैं। 5-6 पॉइंट हमने इसमें डिस्कस करने हैं, और अगर 5 नंबर में प्रश्न आता है तो आप लोगों ने इसको 5 नंबर के प्रश्न में कर लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं युद्ध के स्थान पर धर्म की नीति अपनाना। अशोक ने युद्ध के स्थान पर धर्म की नीति अपनाई, मतलब कि उसने, जब मैंने बात की कि चारों तरफ उसने लाशें ही लाशें देखी, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने निर्णय लिया कि वो अब हमेशा के लिए युद्ध त्याग देगा, और उसके बाद उसने धर्म का रास्ता अपनाया, मतलब कि युद्ध का त्याग उसने हमेशा के लिए कर दिया, और कलिंग युद्ध की विजय के पश्चात उसने धर्म का रास्ता अपना दिया, जिसके कारण कि कलिंग का युद्ध उसके जीवन का अंतिम युद्ध साबित हुआ। तो पहला पॉइंट है इसमें, युद्ध के स्थान पर धर्म की नीति अपनाना। दूसरा, व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव। अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर बहुत प्रभाव पड़े कलिंग युद्ध के। एक तो उसने हमेशा के लिए ऐश्वर्य का जीवन, एहसान शौकत का जीवन जो है वो जीना समाप्त कर दिया। वो आदर्श और सिंपल सी लाइफ जीना उसने स्टार्ट कर दिया। उसने युद्ध का त्याग करने के पश्चात मांस खाना बंद कर दिया। उसके बाद उसने शिकार करना बंद कर दिया, है ना, और भोग विलास का जो जीवन था उसको उसने त्याग दिया, और सारा का सारा अपना जो जीवन है लोगों की भलाई के लिए उसने लगा दिया, जिसके कारण कि वो भारत के इतिहास में एक महान शासक भी माना जाता है। तो पहला पॉइंट है युद्ध के स्थान पर धर्म की नीति अपनाना, और दूसरा अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव। तीसरा जो पॉइंट इसमें है वो बौद्ध धर्म का प्रचार। देखो, कलिंग का युद्ध जब समाप्त हुआ तो अशोक उससे पहले एक हिंदू शासक था, हिंदू धर्म उसका था, और ऐसा माना जाता है कि शिव का भक्त था। लेकिन कलिंग युद्ध के पश्चात उसने वो बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। बौद्ध धर्म को अपनाने में बहुत से लोगों ने योगदान दिया, उसको जो दीक्षा दी बौद्ध धर्म के बारे में, जिसके कारण कि उसने निर्णय लिया कि वो बौद्ध धर्म को अपना लेगा। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो उसने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया, जिसके कारण जो मौर्य साम्राज्य की जितनी भी जनता थी वो भी बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो गई। दूसरा, उसने बौद्ध विहारों स्तूपों का निर्माण करवाया। इसके अलावा उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। उसने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को विदेशों में, श्रीलंका में जो है वो बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए भेजा। इसके अलावा उसने शिलालेख और अभिलेख खुदवाए, जिसमें उसने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को वर्णित किया। तो कुल मिला के बौद्ध धर्म के प्रसार में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पहला इसमें युद्ध के स्थान पर धर्म की नीति अपनाना,
दूसरा युद्ध के अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव, और तीसरा बौद्ध धर्म का प्रचार। चौथा जो पॉइंट इसमें हम करेंगे वो है धम्म की स्थापना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला प्रश्न हम इसके जो अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो यही है, धम्म की स्थापना, अशोक के धम्म की स्थापना। ठीक है, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने एक नए धर्म की स्थापना की। ये जो नया धर्म था ये एक्चुअली बौद्ध धर्म नहीं था, बल्कि बौद्ध धर्म से अलग एक धर्म था जिसमें सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें ली गई थी। इसके जो मुख्य सिद्धांत थे वो थे बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम करना, सदा सच बोलना, दान देना, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाना। तो अशोक ने सभी धर्मों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने सभी धर्मों को समान माना, लेकिन उसने बौद्ध धर्म को जो है वो आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उसने लोगों को कन्विंस नहीं किया कि वो बौद्ध धर्म के को जो है वो ज़बरदस्ती उसने थोपने की कोशिश नहीं की। तो धम्म की स्थापना उसने की, जिसमें जो शिक्षाएं थी, बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम करना, सदा सच बोलना, दान देना, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता। अगला जो पॉइंट, इसका लास्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं कि लोगों की भलाई के लिए कार्य। अशोक ने सॉरी लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए। उसने सारा जीवन अपना लोगों की भलाई के लिए लगा दिया। उसने अपने जितने भी उसके अधिकारी और जो भी लोग थे, जो उसके जो राजपाट था उससे रिलेटेड जो लोग थे, उनको आदेश दिए थे कि जनता के साथ पुत्र जैसा व्यवहार किया जाए। और उसने बहुत सारे जन कल्याण के कार्य किए, सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, सराएं बनवाई, जो भी गरीब लोग थे उनको उनकी मदद की। तो इस प्रकार से उसने अपना सारा जीवन लोगों की भलाई के लिए लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न था जिसमें कि हमने बात की। प्रश्न जो एग्जामिनेशन में आता है कि कलिंग युद्ध के क्या कारण थे, ये बहुत कम पूछा जाता है प्रश्न एग्जामिनेशन में, लेकिन जो प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो है अशोक के जीवन पर कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। जिसमें सबसे पहला पॉइंट, युद्ध के स्थान पर धर्म की नीति अपनाई। उसने युद्ध हमेशा के लिए छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया। दूसरा, व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव। तो उसने व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव किया। उसने शान शौकत का जीवन जीना जो है समाप्त कर दिया, ऐश्वर्य का जीवन जीना जो है उसने त्याग दिया, और उसने अपना सारा जीवन जो है वो मानव कल्याण के लिए लगा दिया। बौद्ध धर्म का प्रचार, अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का बहुत सारा प्रचार हुआ, हमने बात की। नंबर 4 इसमें था धर्म की स्थापना, एक नए धर्म की उसने स्थापना की और लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य उसने किए। तो आप लोगों ने ये प्रश्न जो है वो लिख लेना है अपनी कॉपीज़ के ऊपर, और इसमें जो नोट्स है वो आपने उन लोगों ने सही तरीके से पढ़ के लर्न भी करने हैं। सॉरी। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न जो कॉन्सेप्ट है अशोक का धम्म, ये एग्जामिनेशन में प्रश्न आता है, अशोक के धम्म के बारे में आप क्या जानते हैं। कई बार 2 या 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। अशोक का धम्म, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अशोक ने हालांकि बौद्ध धर्म को अपना लिया था, लेकिन उसने एक नए धर्म की स्थापना की जिसे अशोक का धम्म कहा जाता था। ठीक है, इसमें इसलिए इसमें जो सिद्धांत थे वो लगभग सभी धर्मों से लिए गए थे। उसने जो अच्छे अच्छे सिद्धांत थे सभी धर्मों से, उसने उन सिद्धांतों को इस धम्म में जोड़ा, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जनता को एक सूत्र में बांधना, है ना, और जिसके कारण इस धर्म को सभी धर्मों का सार भी कहा जाता है। अशोक का जो धम्म था उसकी मुख्य शिक्षाएं हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन अब डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार जो है प्रश्न मैंने बताया आप लोगों की 4 या 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बड़ों का आदर करना, तो प्रत्येक जो व्यक्ति है उसका ये कर्तव्य है कि वो बड़ों का आदर करे। मतलब कि हमें अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने गुरुओं को, अपने पेरेंट्स को, और घर में आए बड़े अतिथियों को, सबका जो है हमें सम्मान करना है, उनका आदर करना है। और ये बड़ों का बिल्कुल कर्तव्य है कि उनका सम्मान करें। दूसरा जो पॉइंट इसमें हमारा था, या दूसरा जो सिद्धांत था वो था छोटों से प्रेम। जिस प्रकार से छोटों का ये कर्तव्य है कि वो बड़ों का आदर करें, उसी प्रकार बड़ों को भी छोटों से प्रेम करना चाहिए, ताकि जो बैलेंस हो बना रहे। तो बड़ों का आदर, छोटों से प्रेम। तीसरा जो पॉइंट इसमें हुआ दान देना। अशोक के धम्म की जो मुख्य शिक्षाएं हुआ है दान देना। उसका मानना था कि व्यक्ति जिसके पास धन है उसको गरीब लोगों को दान देना चाहिए ताकि उनकी सहायता की जा सके। उसने गरीबों को दान देने की प्रथा आरंभ की थी और बहुत सारे गरीब लोगों की उसने सहायता की। नंबर 4 अहिंसा। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं में अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण था, और अशोक ने इसे अपने धर्म के साथ भी जोड़ा, क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार से अहिंसा का रास्ता अशोक ने अपनाया, और उसने जो है युद्ध
का रास्ता छोड़कर धर्म का रास्ता अपनाया। अहिंसा मतलब कि ये अशोक के धर्म का मुख्य सिद्धांत रहा है। सत्य बोलना, प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि झूठ का रास्ता हमेशा जो है वो हमें गलत रास्तों की ओर ले जाएगा। इसलिए हमेशा जो है हमें सत्य बोलना चाहिए। कर्म सिद्धांत, ये सभी धर्मों में ये महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है और अशोक ने भी इसे अपने धम्म में सम्मिलित किया। कर्म सिद्धांत मतलब जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए हमारे कर्म जो है वो सत्य होने चाहिए, हमारा जो एफर्ट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। क्योंकि अगर तुम लोग अभी, जैसे आप लोग हो अभी, आप अगर सच्चे लगन से पढ़ाई करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा जब तुम आगे जीवन में जाओगे। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आपको फ़ायदा देने वाला होगा। तो अशोक का मानना था कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो आज का हमने पढ़ा उसमें जो प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कलिंग युद्ध का अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, 5 नंबर का ये आ जाता है। और अशोक के धम्म की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन करो, ये भी 5 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है। अगर 3 नंबर में भी पूछा जाता है तो भी इसके हम 1 2 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं डिटेल में। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी ये जो नोट्स हैं इनको आप अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखें सही तरीके से और इसको लर्न करें। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस